हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल के कला और स्थापत्य के बारे में। तो मौर्य काल, जिसमें से हमने मौर्य के बारे में चर्चा की थी इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो मौर्यों के समाप्त होने के पश्चात या उनके पतन होने के पश्चात मौर्योत्तर काल शुरू होता है, जिसमें से बहुत सारे वंश जन्म लेते हैं, कण्व वंश, शुंग वंश, ठीक है। तो इस प्रकार से इस समय में भी कला और स्थापत्य में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इस समय जो प्रमुख रूप से देखें तो कला स्थापत्य में गुफाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो गुफाएं तो पहले से ही बननी शुरू हो गई थी, ठीक है, मौर्य काल के समय से ही। लेकिन उनका प्रयोग अब चैत्य और विहार के रूप में होने लगा। चैत्य पूजा ग्रह होते थे, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा की थी कि जो गुफाएं होती है वो बौद्ध और जैन धर्म के जो कहना चाहिए भिक्षुक होते थे उनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। तो एक प्रकार से पहले तो विहार के रूप में या निवास के रूप में प्रयोग किया जाता था, परंतु धीरे धीरे चैत्य या पूजा ग्रह के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। बारिश से बचने के लिए यहाँ पे खुले प्रांगण भी बनाए जाने लगे, ठीक है। जैसे कि आप ये वाले चित्र में थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ पे इस प्रकार से बचने के लिए प्रांगण और पत्थर और रोड़ी की जो दीवारें हैं, ठीक है। तो बारिश से बचने के लिए यहाँ पे छोटे मात्रा में अलंकरण, जो पत्थरों की या रोड़ी की दीवारें बना दी जाती थी और उस पर अलंकरण कर दिए जाते थे, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने लिए अच्छा दिखे इस प्रकार से। तो प्रमुख रूप से जो गुफाएं हैं, कार्ले की गुफाएं हैं, अजंता की गुफा, उदयगिरी की गुफा और खंडगिरी की गुफा, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में इन सभी गुफाओं का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है स्तूप। तो इस समय के जो प्रमुख स्तूप हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्तूप देख सक रहे होंगे, ठीक है। तो अधिक विशाल और अलंकृत बनने शुरू हुए। मौर्य काल में जो स्तूप हुआ करते थे वो अभी के जो मौर्योत्तर काल के जो स्तूपों की तुलना में छोटे हुआ करते थे और अलंकरण का विभाव रहता था, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप इस स्तूप में देख सकते हैं एक सादे सिंपल स्तूप का निर्माण कर दिया जाता था, परंतु मौर्योत्तर काल में इस प्रकार से एक अलंकरण युक्त स्तूप का निर्माण किया जाने लगा। और पहले लकड़ी ईंट जो इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है, उसके स्थान पर अब प्रस्तर या पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा और काफ़ी मजबूत जो स्तूप बनने लगी। तोरण द्वार अधिक जटिल हो गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये तोरण द्वार आप यहाँ देख सकते हैं, कितना थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कितना नक्काशी किया गया है इसके ऊपर। तो काफ़ी जटिल इसका स्वरूप हो गया, काफ़ी नक्काशी हो गई, मूर्तियाँ हो गई, स्तंभों का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार से ये बनने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसके उदाहरण देखें तो भरूच का स्तूप है, ठीक है, और सांची का। ये तो दोनों मध्य प्रदेश में ही है। तो यहाँ पे ये जो सांची का स्तूप दिखाया गया, ठीक है, ये तोरण द्वार जो सांची का स्तूप का है आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप मूर्ति कला, ठीक है। मूर्ति कला भी हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ, ठीक है, मूर्ति कला के अंतर्गत गांधार। तो गांधार शैली को इंडियन ग्रीक शैली भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे पहले जो ग्रीक, ठीक है, ग्रीक से आया हुआ है और इस पे रोमन थोड़ा प्रभाव भी दिखता है, तो इसलिए इसे इंडो जो है ग्रीक इंडियन शैली भी कहा गया। इसका जो विकास क्रम रहा वो 50 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। और दो चरणों में, पहला जो चरण होता है 50 ईस्वी से लेके, तो ये आरंभिक चरण कहलाता है, जिसमें प्रमुख रूप से नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, ठीक है। परंतु जब अंतिम यह क्षण में रहता है, अपने पराकाष्ठा पर रहता है, तो उत्तरवर्ती चरण में मिट्टी और प्लास्टर का भी प्रयोग किया गया, ठीक है। मूर्ति को एक अच्छा रूप देने के लिए प्लास्टर का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया था। ग्रीक और रोमन देवता से प्रभावित था यहाँ की जो मूर्तियाँ थी अधिकतर, ठीक है। इसके संरक्षक कुषाण थे। कुषाणों के द्वारा इस जो गांधार शैली था वैसे लाया भी कुषाणों के द्वारा ही गया था। हमारे भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में कुषाणों का जब आक्रमण होता है और बहुत सारे क्षेत्र पे अधिकार कर लेते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे गांधार शैली का उदय होने लगता है। तो इन्हीं के द्वारा, कुषाणों के द्वारा इसका प्रारंभ भी किया और संरक्षक भी रहे। नेक्स्ट जो इसके जो क्षेत्र हैं, आधुनिक गांधार, ठीक है, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसकी विशेषताएं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लहराते बाल हैं, ठीक है, थोड़े से यहाँ पे लहराते बाल रहते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक मुद्रा रहती है, ठीक है, जैसे कि कोई भी बौद्ध की कोई भी प्रसिद्ध मुद्रा में वो बैठे हैं। आभूषणों का कम से कम प्रयोग किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आभूषण धारण नहीं किए हुए हैं। इसके अलावा योगी मुद्रा में है, ठीक है, योग की मुद्रा में है। सिर पर उभार दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे जटा भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की इस गांधार कला की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं मथुरा शैली, ठीक है। जैसे गांधार शैली में ये जो कपड़े हैं थोड़े से ढीले ढाले दिखाए गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मथुरा शैली। तो मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी के अंतर्गत हुआ, जो कि ईसा पूर्व, ठीक है,
पहली और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मथुरा शैली का विकास होता है, अर्थात 1 से 2 BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट। तो यमुना नदी के किनारे जो वर्तमान दिल्ली वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में जो मथुरा वाला क्षेत्र है वर्तमान में, वहाँ पे यह मथुरा शैली का विकास होता है। यहाँ पे तीनों धर्मों का प्रभाव हमको देखने को मिलता है और मूर्तियाँ भी तीनों धर्म की बनाई गई, हिंदू के लिए भी, बौद्ध के लिए भी और जैन धर्म के लिए भी। तो तीनों धर्म की मूर्तियाँ यहाँ पे मथुरा शैली में देखने को मिलती है। प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग किया गया है, ठीक है, और स्वदेशी रूप से विकसित है, अर्थात यह किसी विदेश का इस पर प्रभाव नहीं है, विदेशी कला का। चित्तीदार लाल बलुआ प्रस्तर का प्रयोग यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो क्षेत्र है, मथुरा, शोंक और कंकाली टीला, जो हमने चर्चा की उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। अब हम बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनी है यहाँ पे, तो वो देखते हैं। प्रसन्न चित्त दिखाया गया है, ठीक है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान दिखाई गई है। इसके अलावा तंग कपड़े, जैसे कि देखो हमने यहाँ पे चर्चा की थी, ये कपड़े काफ़ी ऐसे तंग दिखाए गए हैं जिससे कि इनका एक प्रकार से बलिष्ठ शरीर इनका प्रतीत हो, ठीक है। हष्टपुष्ट चेहरा, ये हष्टपुष्ट, ये कपड़े की वजह से हष्टपुष्ट भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो चेहरा और सिर मुंडा हुआ है, अर्थात यहाँ पे बाल नहीं है, ठीक है। पद्मासन वाले जो इनका फोटो है, मूर्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पद्मासन वाली जो मूर्ति है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका चेहरा है विनीत भाव में दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अमरावती शैली। तो अमरावती शैली जो है, इसके संरक्षक सातवाहन थे, ठीक है, और ये कृष्णा नदी जो कि दक्कन वाले क्षेत्र में है, यहाँ पे इस शैली का विकास होता है। यहाँ पे गतिशील आकृति के प्रयोग पे बल दिया गया, अर्थात जो मूर्तियाँ हैं, तो मूर्तियों में अधिकतर मात्रा में यहाँ पे जो बुद्ध हैं उनको न दर्शाते हुए उनसे रिलेटेड, उनके जीवन से संबंधित जो आचार विचार हैं उनको दर्शाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो गतिशील आकृति का जो है यही है, मतलब कि बुद्ध को न दर्शाते हुए या बुद्ध से जो संबंधित चीज़ें उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। यह भी स्वदेशी रूप से विकसित है, इस पर भी कोई विदेशी कला का प्रभाव नहीं पड़ा है। अधिकतर समय सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब इसके जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव ज़्यादा है। बौद्ध धर्म में बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषता पे कम बल दिया गया है, ठीक है। तो बुद्ध के जीवन और जातक कथा को दर्शाने का प्रयास किया गया। यहाँ पे भी एक देखिए, ये एक प्रकार का स्तूप दिखाने का प्रयास किया गया है और ये जो है उसके सेवक। तो इस प्रकार से एक प्रकार का ये जातक कथाओं के जो चित्रण है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनानी शैली। तो यूनानी शैली के अंतर्गत भगवान और मनुष्यों की पेशीय संरचना पे बल दिया गया है। जैसे कि हमने गंधार शैली के बारे में चर्चा की थी, तो गंधार शैली में जिस प्रकार से आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, थोड़ा जैसे यहाँ पे कैसे कपड़ों को एकदम तंग दिखाया गया और थोड़ा शारीरिक संरचना बलिष्ठ दिखाई गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यूनानी शैली, जो कि यूनानी शैली है, वो उसका प्रभाव गंधार शैली पे भी देखने को मिलता है। और ये गंधार शैली की जो बाहुबली इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया गया, ये यूनानी कला से ही प्रेरित है। यहाँ पे भी संगमरमर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और आदर्शवादी जो है शैली है। रोमन शैली में, ये रोमन शैली का चित्र है, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे यथार्थवादी अलंकरण है, अर्थात जो मानव जिस प्रकार है केवल उसी प्रकार उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है और थोड़ा थोड़ा सजावट का भी प्रयोग किया गया, ठीक है। वास्तविक लोग, जैसे कि एक व्यक्ति की यहाँ पे मूर्ति है, ठीक है, तो इसको वास्तविक लोग या घटनाओं का चित्रण इस प्रकार से दर्शाने की कोशिश की गई और कंक्रीट का भी प्रयोग किया गया है। अगर रोमन शैली में देखें तो भित्ति चित्र भी यहाँ पे काफ़ी प्रमुख है, ठीक है, रोमन शैली की। तो ये रही हमारी चर्चा मौर्योत्तर काल, जो मौर्य काल के बाद का जो समय है उसके स्थापत्य और कला के बारे में, जिसमें स्थापत्य कला में गुफा देखा, स्तूप देखे, मूर्ति कला देखी जिसमें गांधार शैली देखा, ठीक है। आगे हमने मथुरा शैली देखी, नेक्स्ट हमने देखा अमरावती शैली, उसके बाद हमने देखा यूनानी शैली और रोमन शैली। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।